बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी और मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम सन 1857 ईस्वी की जंग आजादी के बाद आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर पर हुआ। तकरीबन 331 साल दौरे हुकूमत में 19 मुगल हुक्मरान तख्त नशी हुए और मुगलिया सल्तनत अपने उरूज में तकरीबन पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत करती रही। यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल सारे खित्ते पर उनका दौरा था। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको मुगलिया सल्तनत के उरूजो ज़वाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम हुक्मरानों का मुकम्मल तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात जिंदगी की झलकियां दिखाएंगे। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल एम्पायर का बानी और सन 1526 से सन 1530 तक हिंदुस्तान का पहला मुगल हुक्मरान था। वो अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल में 14 फरवरी सन 1483 को रियासत फरगाना के दारुल हुकूमत में पैदा हुआ, जबकि बाबर की वालिदा चंगेज खान की नस्ल से थी। और यूं बाबर की रगों में दो बड़े फातिहीन अमीर तैमूर और चंगेज खान का खून शामिल था। बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना का हाकिम था। नाजरीन, बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन था, मगर उसकी मां उसे प्यार से बाबर यानी शेर कहती थी। बाबर की उम्र 12 बरस थी कि बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामू ने शोरश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस बाबर परेशान रहा। कभी तख्त पर काबिज होता और कभी भागकर जंगलों में रूपोश हो जाता। बिलाखिर सन 1504 में बाबर बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। नाजरीन, सन 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर जमाना पानीपत जंग में बाबर ने अपनी फौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी और उन्हें मगलूब कर दिया। क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे जो तोप की आवाज से भुदक कर अपनी ही फौजों को रौंद गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर फाते रहा। पानीपत की जंग में फतह पाने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी फुतूहात का सिलसिला जारी रखा और मुगल एम्पायर काबुल से बंगाल और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। तजुक बाबरी उसकी मशहूर तसनीफ है, जिससे पता चलता है कि वो न सिर्फ तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी बादशाह था। फारसी और तुर्की जबानों का शायर भी था और मौसीकी से भी खासा शगफ था। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के मुतालिक ज़हीरुद्दीन बाबर की बेटी गुलबदन बानो अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखती हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार था और बाबर ने अपने लख्ते जिगर की चारपाई के गिर्द चक्कर काट कर दुआ की कि ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की बीमारी मुझे लगा दे और मेरे हुमायूं को सेहत अता कर। चुनाचे बाबर की दुआ कबूल हुई और हुमायूं अच्छा होता गया और बाबर की हालत खराब होना शुरू हो गई। ज़हीरुद्दीन बाबर 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में इंतकाल कर गया और हस्बे वसीयत काबुल में दफन हुआ। नाज़रीन, 29 दिसंबर सन 1530 को शहनशाह बाबर की वफात के 3 रोज बाद उनके 22 साल वली अहद और बड़े बेटे शहजादा नसीरुद्दीन हुमायूं को मुगल एम्पायर का हुक्मरान बनाया गया। हुमायूं ने सन 1530 से 1540 और सन 1555 से 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की।
नाजरीन, विरसे में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सेज साबित न हुआ, बल्कि हुमायूं के तख्त नशीं होते ही बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन मुश्किलात से नबर्द आजमा होने के लिए सियासी बसीरत और काबिलियत की जरूरत थी, मगर हुमायूं अज़्मो इस्तिक़लाल से आरी था। एक तरफ तो हुमायूं को बैरूनी दुश्मनों का सामना था, तो दूसरी तरफ अपने ही भाई तख्त की लालच में हुमायूं के खून के प्यासे थे। नाजरीन, सन 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई और शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके हुमायूं को हिंदुस्तान से भगा दिया। शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा सलीम शाह सूरी हाकिम बना, मगर उसकी वफात के बाद सूरी खानदान कमजोर तर हो गया और हुमायूं सन 1555 के आगाज पर 14 साल की जिलावतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्जे के लिए आ गया। पहले लाहौर फतह किया और फिर दिल्ली और आगरा को भी फतह कर लिया, मगर हुकूमत उसके नसीब में न थी। जनवरी सन 1556 में उसे तख्त नशीं हुए अभी 6 माह ही हुए थे कि एक दिन अपने कुतुब खाने में बैठा मुतालिया कर रहा था कि आज़ान मगरिब की आवाज उसके कानों में पड़ी, तो वो तेजी से मस्जिद की तरफ लपका, उसे ठोकर लगी और सीढ़ियों से फिसल कर लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उन्हीं जख्मों से चंद रोज बाद उसका इंतकाल हो गया। नाजरीन, मशहूर यूरोपी मुअर्रिख लीन पोल के मुताबिक उसने तमाम उम्र ठोकरें खाई और बिलाखिर ठोकर खाकर ही मरा। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, फखरे शाहान हिंद, ताजदारे तख्ते दिल्ली, शान फरमारवायान मुगलिया, जिल्ले इलाही, जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। नाजरीन, मुगल सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हिंदुस्तान पर सन 1556 से लेकर 1605 तक हुक्मरानी की। अकबर हुमायूं का बेटा था। हुमायूं ने अपनी जिलावतनी के जमाने में सिंध के तारीखी शहर दादू के कस्बे पाट की औरत हमीदा बानो से शादी की थी। अकबर उसी के वतन से सन 1542 में उमरकोट के मकाम पर पैदा हुआ। अकबर को अपने बाप हुमायूं की मौत की खबर कलानूर जिला गुरदासपुर में मिली। बैरम खान ने वहीं ईंटों का एक चबूतरा बनवाकर अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा की और खुद उसका सरपरस्त बना। तख्त नशी होते ही चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए। हिमू बकाल को पानीपत की दूसरी लड़ाई में शिकस्त दी। मशरिक में आदिल शाह सूरी को खदेड़ा। फिर उसने अपनी सल्तनत को वुसअत देनी शुरू कर दी। सन 1556 में दिल्ली, आगरा, पंजाब, फिर ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर बैरम खान ने फतह किए। 1562 में मालवा, 1564 में गोंडदाना, 1568 में चतूड़, 1569 में रणथंपुर और अलनजर, 1572 में गुजरात, 1576 में बंगाल, 1585 में काबुल, कश्मीर और सिंध, सन 1592 में उड़ीसा, 1595 में कंधार का इलाका, फिर अहमदनगर, असीरगढ़ और दक्कन के दूसरे इलाके फतह हुए और अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन में दरियाए गोदावरी तक फैल गई। नाजरीन, अकबर ने एक हिंदू औरत जोधाबाई से शादी की जो उसके बेटे जहांगीर की मां थी। जोधाबाई ने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। दीने इलाही के नाम से अकबर ने एक नया मजहब भी जारी किया जो एक इंतहा पसंदाना इकदाम था और अकबर के हिंदू रत्नों की मुसलसल कोशिशों का नतीजा था। दीने इलाही की वजह से अकबर मुसलमान उमरा और बुजुर्गान दीन की नजरों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पाया। वो खुद अनपढ़ था, मगर उसने दरबार में ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो इल्म फन में नाबगाए रोजगार थे। उन्हीं की बदौलत उसने 50 साल बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की और मरने के बाद अपने जानिशीनों के लिए एक अजीम व मुस्तहकम सल्तनत छोड़ गया। नाजरीन, अकबर की वजह शोहरत एक कनीज अनारकली को दीवार में चुनवाना भी है जो उसके बेटे शहजादा सलीम की महबूबा थी।
अकबर के दौरे हुकूमत ने हिंदुस्तानी तारीख के दौरान को नुमाया तौर पर मुतासर किया। उसके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत जिसामत और दौलत में 3 गुना बढ़ गई। नाज़रीन, 3 अक्टूबर सन 1605 में अकबर 63 साल की उम्र में पेचश के मर्ज में मुब्तला हुआ और 27 अक्टूबर सन 1605 को शहनशाह हिंद दुनिया से कूच कर गया और आगरा में दफन हुआ। अकबर ने अपने पीछे 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपया, बड़ी अशरफियों में 100 तोला से 500 तोला तक की 1000 अशरफियां और 272 मन गैर मस्कूक सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहिरात जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा थी छोड़े। नाज़रीन, 27 अक्टूबर सन 1605 को मुगलिया सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मौत वाक़ हो गई। अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल बाप की जिंदगी में ही शराबनोशी की वजह से मर चुके थे। अकबर की वफात के बाद शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लकब से तख्त नशी हुआ। उसने मुगलिया सल्तनत पर सन 1605 से सन 1627 तक हुक्मरानी की। उसने कई मुफीद इस्लाहात नाफिज की। कान और नाक और हाथ वगैरह काटने की सजाएं मनसूख कर दी। शराब और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल हुक्मन बंद कर दिया। कई नाजायज महसूलात हटा दिए। खास दिनों में जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दिया। फरियादियों की दादरसी के लिए अपने महल की दीवार से एक जंजीर लटका दी जिसे जंजीरे अदल कहा जाता था। नाज़रीन, सन 1606 में सलीम यानी जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। वो आगरा से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे शिकस्त दी। सिखों के गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो की मदद की। शहंशाह ने गुरु अर्जुन देव को कैद करके भारी जुर्माना आयद कर दिया, जिसको गुरु अर्जुन देव ने अदा करने से माजरत की। गुरु अर्जुन देव को शाही कला लाहौर में कैद में डाल दिया गया। एक रोज गुरु अर्जुन देव ने फरमाइश की कि वो दरियाए रावी में नहाना चाहता है। इजाजत दे दी गई। नहाने के दौरान गुरु अर्जुन देव ने दरिया में डुबकी लगाई और उसके बाद वो दिखाई न दिए, जिससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने दरियाए रावी में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। नाज़रीन, जिस मकाम पर गुरु अर्जुन देव ने दरिया में छलांग लगाई, वहां सिखों ने उनकी समाधि बना दी थी। इस बात से मुगलों और सिखों के दरमियान नफरत का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। नाज़रीन, सन 1614 में शहजादा खुरम शाहजहां ने मीवाड़ के राणा अमर सिंह को शिकस्त दी। सन 1620 में कांगड़ा खुद जहांगीर ने फतह किया। सन 1622 में कंधार का इलाका हाथ से निकल गया। जहांगीर ही के जमाने में अंग्रेज सर टॉमस रो सफीर के जरिए पहली बार हिंदुस्तान में तिजारती हुकूक हासिल करने की नीयत से आए। 1623 में खुरम ने बगावत कर दी क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरियार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रही थी। आखिर 1625 में बाप और बेटे में सुलह हो गई। बादशाह जहांगीर अपनी किताब तजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि इतरे गुलाब मेरे दौरे हुकूमत में मलिका नूरजहां की वालिदा ने इजाद किया था। जहांगीर मुसव्वरी, फनून लतीफा और शिकार का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात जिंदगी पर एक किताब तजुके जहांगीरी खुद लिखी। नाज़रीन, शराबनोशी के बायस जहांगीर आखिरी दिनों में बीमार रहता था। नाज़रीन, जहांगीर की बीवी नूरजहां उमूर सल्तनत में मुदाखलत करती थी, जिसकी वजह से बहुत से उमरा जहांगीरी दरबार से बदजन हो गए और दरबार में कई उमरा की आमदोरफ्त बंद हो गई। नूरजहां चाहती थी कि तख्त दिल्ली पर उसका दामाद शहरियार रौनक अफरोज हो, मगर दूसरी तरफ शहजादा खुरम भी तख्त का तलबगार था। इसलिए दो फरीक बन गए, जिससे मुगल उमरा में फूट पड़ गई। मुगल अफवाज का सिपा सालार महाबत खान था, जो मुगलों का वफादार खादिम था, मगर उसका झुकाव शहजादा खुरम की तरफ था।
जिससे नूरजहां ने शहंशाह जहांगीर को महाबत खान के खिलाफ कर दिया। महाबत खान को दरबार में तलब करके उसके साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया। उसकी बेटी का जहेज जब्त कर लिया गया। जहांगीर जब कश्मीर जा रहा था तो रास्ते में महाबत खान ने बगावत कर दी। मुगल फौज उसके साथ थी, इसलिए उसने बासानी जहांगीर को कैद कर लिया। नाज़रीन, उन हालात में नूरजहां और उसके भाई आसफ जा सियासी चाल चलते हुए खुद को महाबत खान के हवाले करने गए। महाबत खान एक बुलंद पाया जर्नैल था, मगर साजिशों और मक्काराना चालों से बेबहरा था। नूरजहां और आसफ जा ने खुद को महाबत खान के हवाले कर दिया। नूरजहां ने चंद ही दिनों में मुगल फौज के बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया, जिससे मुगल फौज में फूट पड़ गई और महाबत खान तन्हा रह गया। उसने फौरन फरार होकर जान बचाई। नाज़रीन, महाबत खान की कैद से रिहाई पाने के बाद जहांगीर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा। गर्मियों के मौसम में उसने कश्मीर में कयाम किया। कुछ अरसा वहां मुकीम रहने के बाद सन 1627 में कश्मीर से वापस आते वक्त रास्ते में भंबर के मकाम पर उसकी मौत वाक़ हो गई। उसकी मैयत को लाहौर लाया गया, जहां दरियाए रावी के किनारे बाग दिलकुशा लाहौर मौजूदा शाहदरा में उसे दफन किया गया। नाज़रीन, ये मकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से लाहौर में मशहूर है। नाज़रीन, शहजादा सलीम यानी शहंशाह जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां अव्वल या मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खां खुरम मुगलिया सल्तनत का 5वां शहंशाह था, जिसने सन 1628 से सन 1658 तक हुकूमत की। शाहजहां का अहद मुगलिया सल्तनत के उरूज का दौर था और इस दौर को अहद ज़री भी कहा जाता है। 1658 में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने माजूल कर दिया। शाहजहां की तामीरात से दिलचस्पी और उसके दौरे हुकूमत में तामीर होने वाले तामीरी शाहकार आज भी कायम हैं। उसे मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मैमार शहंशाह या इंजीनियर शहंशाह भी कहा जाता है। शाहजहां की वजह शोहरत ताजमहल और मुमताज महल से उसकी मोहब्बत की दास्तानें हैं। नाज़रीन, शाहजहां का असल नाम खुरम जबकि कुनियत अबू अल मुजफ्फर थी। लकब आला हजरत साहिब कुरान सानी था। नाज़रीन, शाहजहां 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुआ। उस वक्त लाहौर मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत था और मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1586 से अपने खानदान के साथ लाहौर में मुकीम थे। पैदाइश के 6ठे रोज जहांगीर ने अपने वालिद जलालुद्दीन अकबर को मदऊ किया ताकि वो बच्चे का नाम तजवीज करें। शहंशाह अकबर ने बच्चे का नाम खुरम रखा और रुकैया सुल्तान बेगम के हवाले कर दिया ताकि वो इसकी तरबियत कर सकें। शाहजहां इब्तिदाई अय्याम से होश संभालने तक और होश संभालने के बाद 3 साल तक रुकैया सुल्तान बेगम के जेर साया परवान चढ़ता रहा। नाज़रीन, 28 अक्टूबर सन 1627 को जब मुगल शहंशाह जहांगीर ने वफात पाई तो जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां जुन्नार या जुन्नैर के मकाम पर था। जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां के खुसर अबू अल हसन आसिफ खान ने उसके दूसरे भाई खुसरो मिर्जा के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बतौरे मुगल शहंशाह के बिठा दिया। यह मसनद दावर बख्श के लिए आर्जी साबित हुई और जब खानदान के दूसरे शहजादे यानी दानियाल मिर्जा के बेटे होशंग मिर्जा और तहमासप और तहमुरस शाहजहां के जेर अताब आए तो अबू अल हसन आसिफ खान ने दावर बख्श को ईरान फरार हो जाने का मौका दे दिया, मगर यह मौका उसके लिए पायदार साबित न हो सका और उसी दौरान लाहौर में 30 दिसंबर सन 1627 को शाहजहां को मुगल शहंशाह तस्लीम कर लिया गया और 23 जनवरी 1628 को शाहजहां के हुक्म पर लाहौर में 4 शहजादों को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, शाहजहां अपने तकरीबन 30 साला दौरे हुकूमत के दौरान अंदाजन 15 साल तक हुकूमत से बाहर रहा। इस मौका पर उसके निजी मामलात का मुख्तसर सा बयान बायस दिलचस्पी है।
تخت نشینی کے سال کے اندر ہی اسے آگرہ چھوڑ کر گوالیار جانا پڑا تاکہ وہ ججار سنگھ کی سرکوبی کر سکے۔ ججار سنگھ نے اطاعت قبول کر لی اور شاہ جہاں کو 1 مہینے سے کچھ زائد کی مدت کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ آگرہ واپس آنا پڑا۔ دسمبر 1629 میں اسے دوبارہ آگرہ چھوڑ کر جانا پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خان جہاں لودھی کو دکن بھاگ جانے پر سزا دے سکے۔ شاہ جہاں رنتھم بور کے راستے سے چاندہ سے ہوتا ہوا مالوا سے 1 مارچ سن 1630 کو برہامپور پہنچا اور یہاں 2 سال تک مقیم رہا۔ برہامپور میں قیام کے دوران ہی ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ ناظرین، 6 مارچ سن 1632 کو شاہ جہاں برہامپور سے روانہ ہو کر جون 1632 میں واپس آگرہ پہنچا اور یہاں مزید 2 سال تک مقیم رہا۔ 1632 کے آخری مہینوں میں شاہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی شادی کی تقاریب منعقد کی اور یہ شادی 25 جنوری سن 1633 کو طے پائی۔ 1 فروری سن 1633 کو تقاریب عروسی منعقد ہوئیں اور شاہ جہاں ممتاز کے انتقال کے بعد سے جاری ایام سوگ ترک کر کے زندگی نغمہ سنج میں واپس آ گیا۔ دارا شکوہ کی شادی کے فوراً بعد ہی 23 فروری سن 1633 کو شاہ جہاں نے اپنے دوسرے بیٹے شاہ شجاع کی بھی شادی کر دی۔ ناظرین، سن 1652 سے 1654 تک شاہ جہان آباد کے لال قلعہ میں قیام پذیر رہا۔ اس مدت میں وہ صرف 2 بار مختصر وقفے کے لیے باہر گیا، 1 بار آگرہ اور 1 بار اجمیر۔ نومبر یا دسمبر سن 1653 میں موتی مسجد دیکھنے گیا۔ جنوری 1654 میں ایک مراٹھی بہروپیے نے شہنشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر کوتوال محل کے حملے سے وہ قتل ہوا۔ ناظرین، شاہ جہاں کا دور مغلیہ سلطنت کا بہترین دور تھا، جس میں شاہ جہاں نے تعمیرات کی دنیا کے عظیم شاہکار تخلیق کروائے، جن میں لال قلعہ، تاج محل، موتی مسجد اور تخت طاؤس وغیرہ شامل ہیں۔ شاہ جہاں کے دور کے بے شمار واقعات ہیں جن کی تفصیل میں جانے کے لیے انتہائی طویل وقت درکار ہے۔ المختصر، شاہ جہاں نے بوجہ بیماری سن 1658 میں وفات پائی۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر یا محی الدین محمد نے سن 1658 سے 1707 تک مغل امپائر پر حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ ناظرین، آپ کا نام محی الدین تھا، اورنگزیب لقب تھا۔ ان کے والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا تھا۔ آپ 3 نومبر سن 1618 کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی عمر 2 سال کی تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد میر ہاشم اور ملا صالح جیسی شخصیات کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاگری میں بھی کمال حاصل تھا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 کو دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران میں انہوں نے کئی بغاوتوں کو ختم کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جوامردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔
नाजरीन, शाहजहां की बीमारी के दौरान में दारा ने तमाम इंतजाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। दारा की इस जल्दबाजी से शाहजहां की मौत की अफवाहें फैलने लगीं और मुल्क में अबतरी फैल गई। शाह शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौजकुशी के इरादे से रवाना हुआ। बनारस के करीब दारा और शुजा की फौजों में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह और शुजा को शिकस्त हो गई। औरंगजेब आलमगीर ने मुराद से मिलकर दारा के मुकाबले की ठानी। अजियन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। औरंगजेब आलमगीर को फतह हुई। सामूगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब आलमगीर को दोबारा कामयाबी हासिल हुई। औरंगजेब आलमगीर अबू अल मुजफ्फर मुहय्युद्दीन के लक़ब से तख्ते सल्तनते मुगलिया पर बैठा। उसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में खत्म की और फहाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर व आराइश ममनू करार दी। कवाल, नजूमी, शायर मौकूफ कर दिए गए। शराब, अफ्यून और भंग बंद कर दी। दर्शने झरोका की रस्म खत्म की और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ हुआ। औरंगजेब आलमगीर ने सिक्कों पर कलिमा लिखने का दस्तूर भी खत्म किया। खाने की जिन्सों पर हर किस्म के टैक्सेस हटा दिए। सन 1665 में आसाम, कूच बहार और चटागांग फतह किए और पुर्तगीजी और फिरंगी बहरी कज़ाकों का खात्मा कर दिया। सन 1666 में सरहद के शायर खुशाल खान खटक की शोरश और मिथरा और अलीगढ़ के नवा में जाटों की गारतगरी खत्म की। नीज सतनामियों की बगावत को खत्म किया। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबंद सिंह ने आनंदपुर के आसपास गारतगरी शुरू की और मुगल फौज से शिकस्त खाकर फिरोजपुर के करीब गैर आबाद मकाम पर जा बैठा, जहां बाद में मक्तसीर आबाद हुआ। आलमगीर ने उन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में थे कि खुद आलमगीर फौत हो गया। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर ने सन 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उन्होंने बहुत से किले फतह कर लिए। शिवाजी और उसका बेटा आगरा में नजरबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू की। 1680 में शिवाजी मर गया और उसका बेटा संभाजी जानशी हुआ। यह भी कत्लो गारतगरी में मसरूफ हुआ। औरंगजेब आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा। संभाजी गिरफ्तार होकर मारा गया। उसका बेटा साहू दिल्ली में नजरबंद हुआ। दक्कन का मुतालिया करके आलमगीर इस नतीजे पर पहुंचा कि बेजापुर और गोलकंडा की रियासतों से मरहटों को मदद मिलती है। उसने 1686 में बेजापुर और सन 1687 में गोलकंडा की रियासतें खत्म कर दी। उसके बाद मरहटों के ताकुब में हिंदुस्तान के इंतहाई जुनूबी हिस्से भी फतह कर लिए और मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च सन 1707 को तकरीबन 90 बरस की उम्र में फौत हो गया। वसीयत के मुताबिक उसे खुल्दाबाद में दफन किया गया। खुल्दाबाद से करीब एक मकाम है जिसका नाम औरंग आबाद है। औरंग आबाद में औरंगजेब आलमगीर की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, मुदब्बिर और आला दर्जे का मुंतजिम था। खजाने से जाती खर्च के लिए एक पाई भी न ली। कुरान मजीद लिखकर और टोपियां सीकर गुजारा करता था। सुलझा हुआ अदीब था। उसके खुतूत रकाते आलमगीर के नाम से मुरतब हुए। उसके हुक्म पर निजाम सल्तनत चलाने के लिए एक मजमुआ फतावा तसनीफ किया गया, जिसे तारीख में फतावा आलमगीरी कहा जाता है। फतावा आलमगीरी फिक़्ह इस्लामी में एक मुमताज मकाम रखता है। बाज उलमा ने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को अपने दौर का मुजद्दद भी करार दिया। 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, काम बख्श,
محمد سلطان اور 5 بیٹیاں زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء، زبدت النساء چھوڑی۔ مشہور شاعرہ زیب النساء مخفی ان کی بیٹی تھی۔ بیٹا بہادر شاہ اول باپ کی سلطنت کا وارث ہوا۔ ناظرین، انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سن 1946 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اورنگزیب عالمگیر کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ناظرین، عام طور پر انڈیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا اور اس نے ہندوستان میں ہندوؤں پر ظلم کیا، مگر یہ بات درست نہیں۔ ایک امریکی تاریخ دان اپنی کتاب اورنگزیب دا مین اینڈ دا متھ میں بتاتی ہیں کہ یہ خیال غلط ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کو اس لیے مسمار کروایا کیونکہ وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کی اس شبیہ کے لیے انگریزوں کے زمانے کے مورخ، جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندو مسلم فسادات کو فروغ دیتے تھے، انہوں نے اورنگزیب کے بارے میں ایسا لکھا۔ اس کتاب میں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر اورنگزیب کی حکمرانی 20 سال سے کم ہوتی تو جدید مورخوں نے ان کا مختلف ڈھنگ سے تجزیہ کیا ہوتا۔ اورنگزیب نے 49 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے بر صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کو ایک کچی قبر میں مہاراشٹر کے خلد آباد میں دفن کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس ہمایوں کے لیے دہلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنایا گیا اور شاہ جہاں کو عالی شان تاج محل میں دفنایا گیا۔ ان کے مطابق یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں ہندو مندر توڑے۔ ان کے حکم سے براہ راست چند مندر ہی توڑے گئے۔ ان کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہندوؤں کا قتل عام کہا جا سکے۔ دراصل اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کیا۔ ناظرین، اپنے آخری دنوں میں اورنگزیب عالمگیر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کی والدہ ادے پوری کے ساتھ رہے، جو کہ ایک گلوکارہ تھی۔ بستر مرگ سے کام بخش کو ایک خط میں اورنگزیب عالمگیر نے لکھا کہ ان کی بیماری میں ادے پوری ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اور ان کی موت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ اور اورنگزیب عالمگیر کی موت کے چند مہینے بعد ہی سن 1707 کی گرمیوں میں ادے پوری کی بھی موت ہو گئی۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد محمد اعظم شاہ ایک قلیل مدت کے لیے 14 مارچ سن 1707 سے 8 جون 1703 تک تقریباً صرف 3 ماہ برائے نام مغل شہنشاہ تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ناظرین، قطب الدین محمد اعظم شاہ 28 جون سن 1653 کو پیدا ہوئے۔ آپ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے تھے۔ اورنگزیب نے انہیں 1681 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا اور شہنشاہ کی وفات کے بعد اعظم شاہ 14 مارچ سن 1707 کو تخت نشین ہوئے۔ طویل ولی عہدی کے دور میں یعنی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں اعظم شاہ کئی صوبوں کے حاکم رہے، جن میں بیرار صوبہ، مالوا، بنگال، گجرات اور دکن شامل ہیں۔ سن 1685 میں اورنگزیب نے اعظم شاہ کو 50,000 کے ایک لشکر کے ساتھ بیجاپور کی جانب روانہ کیا کہ سکندر عادل شاہ کو مغل تخت کا مطیع کیا جا سکے۔ تاہم یہ مہم ناکام رہی اور اعظم شاہ کو بیجاپور قلعے کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اعظم شاہ طویل عرصہ بنگال کے حاکم رہے اور وہاں کا نظم و نسق انتہائی عمدگی سے چلایا، جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر شاہ عالم کی جگہ وہ حکومت کرتے تو شاید بر صغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ ناظرین، تخت نشینی کی لڑائی میں اعظم شاہ کو ان کے سوتیلے بھائی شہزادہ شاہ عالم کے ہاتھوں 8 جون سن 1707 میں شکست ہوئی اور وہ اپنے 3 بیٹوں سلطان بیدار بخت، شہزادہ جماں بخت
اور شہزادہ سکندر شان بہادر کے ہمراہ قتل کیے گئے۔ ناظرین، ان کے قتل کے بعد شہزادہ شاہ عالم بہادر شاہ اول کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ انہیں اورنگ آباد میں شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کے ساتھ دفن کیا گیا اور ان کی ازواج میں سے ایک ملکہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہے۔ ناظرین، ان کے قتل کے بعد بہادر شاہ اول مغلیہ سلطنت کا 7واں شہنشاہ تھا، جس نے ہندوستان پر سن 1707 سے 1712 تک حکومت کی۔ اس کا اصل نام قطب الدین محمد معظم تھا، جبکہ اس کے والد اورنگزیب عالمگیر نے اسے شاہ عالم کا خطاب دیا تھا۔ ملا ابو سعید اس کے استاد تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ بہادر شاہ اول انتہائی نالائق اور متکبرانہ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ صرف 5 سال تک ہی حکومت کر سکا، مگر اس کے دور میں آسام بھی مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ دیگر بہت سے علاقے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ سلطنت میں بغاوتوں کا آغاز ہوا اور وہ شراب نوشی اور دیگر برے کاموں میں مصروف رہا۔ اورنگزیب عالمگیر کے سخت گیر دور حکومت کی کٹھن کے نتیجے میں ملک میں بغاوتیں سر اٹھانے لگی تھیں۔ جنوب اور مغرب میں مرہٹوں، شمال میں پٹھانوں، سکھوں اور جاٹوں کی بغاوتیں شدید ہو گئی تھیں، اور مغلیہ سلطنت کے پاس اب کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا تھا جو ان تمام بغاوتوں کو کچل سکتا۔ کئی مسلمان منصبداروں نے بھی بغاوتیں کرتے ہوئے اپنی اپنی ریاستوں کی آزادی کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوں 69 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور دہلی میں صوفی بزرگ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں دفن ہوا۔ ناظرین، بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد جہاندار شاہ یا مرزا معز الدین بیگ محمد خان، جس کی پیدائش 10 مئی سن 1661 کو ہوئی اور وفات 12 فروری سن 1713 کو ہوئی، مغلیہ سلطنت کا 8واں مغل شہنشاہ تھا، جس نے سن 1712 سے 1713 کے درمیان صرف 11 مہینے حکومت کی۔ ناظرین، اس مغل شہنشاہ کے بارے میں تاریخ میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، کیونکہ اس کی حکومت بہت کم عرصہ رہی۔ اس دوران شہزادہ معین الدین محمد فرخ عظیم الشان حاکم بنگال کے ساتھ بنگال میں مقیم تھا۔ سن 1712 میں بادشاہ شاہ عالم اول کی وفات کی خبر سن کر عظیم الشان نے فرخ کو بنگال میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود تخت دہلی کے اصول کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا۔ شہزادوں کی تخت نشینی کی خون ریز جنگوں کے بعد شہزادہ معز الدین جہاندار شاہ تخت طاؤس کا وارث بنا۔ ناظرین، جہاندار شاہ نے اپنے 1 سال سے بھی کم مختصر دور حکومت یعنی 1712 سے 1713 میں لاتعداد مغل شہزادے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اسی اثناء میں جہاندار شاہ نے فرخ کی گرفتاری کے لیے بنگال کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ خبریں بنگال بھی پہنچ گئیں، جس سے فرخ اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ دیگر رشتہ داروں کا حشر دیکھ چکے تھے۔ فرخ نے نہایت سوچ بچار کے بعد طاقتور امراء سید برادران سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ فرخ نے 11 جولائی سن 1713 کو معز الدین جہاندار شاہ کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ فرخ کو حکومت سید برادران کی وجہ سے ملی تھی، اس لیے وہ ان کے ماتحت تھا۔ تمام امور سلطنت ان کے مشوروں سے سر انجام دیے جاتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد فرخ نے ان کا زور اور طاقت توڑنے کی بھی کوشش کی۔ ناظرین، فرخ جنوری 1713 سے 28 فروری 1719 تک مغل سلطنت کا حکمران رہا۔ فرخ کے بعد مغل امپائر کا 10واں حکمران رفیع الدرجات، جو رفیع الشان کا بیٹا اور عظیم الشان کا بھتیجا تھا، وہ فرخ کے بعد مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے مغل امپائر پر 6 جون سن 1719 کو صرف 98 دن حکومت کی۔
नाजरीन, ये मुगल एम्पायर का नौजवान तरीन हुक्मरान गुजरा है जो 30 नवंबर सन 1699 को पैदा हुआ और मैज 19 साल की उम्र में 1719 को फौत हो गया। मुगल शहनशाह शाहजहां सानी। नाजरीन, शाहजहां सानी जिसने 6 जून 1719 से 19 सितंबर 1719 तक हुकूमत की। रफीउद्दरजात की वफात के बाद शाहजहां सानी जिसकी पैदाइश 7 जून सन 1696 को हुई और वफात 19 सितंबर सन 1719 को हुई। इसका पैदाइशी नाम रफीउद्दौला था। मुगलिया सल्तनत का 11वां शहनशाह था जो अपने भाई रफीउद्दरजात के बाद तख्त पर बैठा। इसे शाहजहां सानी कहा जाता है। इस मुगल हुक्मरान ने भी 1719 को अपने भाई रफीउद्दरजात की वफात के बाद सिर्फ 105 दिन मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की और मैज 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। मोहम्मद शाह अल-मारूफ मोहम्मद शाह रंगीला रोशन अख्तर नसीरुद्दीन शाह मुगलिया सल्तनत का 14वां बादशाह था जिसकी पैदाइश 17 अगस्त सन 1702 को हुई और वफात 26 अप्रैल सन 1748 को हुई। नाजरीन, मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब आलमगीर के बाद क़यादत और सियासी अबतरी के बहरान में तवील मुद्दत बादशाह गुजरा है। मोहम्मद शाह रंगीला ने मुगलिया सल्तनत पर 1719 से 1748 तक हुकूमत की। उसने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज्यादातर वक्त ऐशो नशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुगलिया के जवाल का पहिया जो औरंगजेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका सदेबाब मोहम्मद शाह रंगीला के 27 साला तवील दौरे हुकूमत में किया जा सकता था, मगर बदकिस्मती के बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री के सबब नज़्मो नस्क की जिम्मेदारी वज़रा के कांधों पर थी, जिनकी सियासी चश्मक ने मुल्क को सियासी और इक्तिसादी बहरान से दो चार कर रखा था। निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने जो एक मुखलिस अमीर था, हालात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी मायूस होकर दक्कन वापस चला गया। मरहट्टों और सिखों की बगावत जिसे औरंगजेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था, दोबारा सर उठाने लगी थी, मगर मोहम्मद शाह रंगीला उनसे बेखबर ऐशो तर्ब में वक्त गुजारता रहा। जब मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह के हमले की इत्ला मिली तो उसने निहायत बदहवासी में जोजा बहादुर शाह हजरत मेहर परवर से मशवरा तलब किया। नाजरीन, इसका असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां सानी का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बरादरान ने उसे जेल से रिहा करवाया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने लिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, मगर तारीख ने उसे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबा और गैर मुतवाजन शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्स सुरूर और फहाशियो उरियानी का दिलदादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खप्त में भी मुब्तला था। नाजरीन, वो एक ऐसा पारा सिफ्त इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता था वजीर आजम को भी खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फरमाबरदारी और इताअत गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बाज औकात जोशे इक्तिदार में दरबार में सरेआम खड़े होकर पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़ज़ वज़रा, दिल्ली के शुरफा और उस वक्त के उलमा व फज़ला वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था कि कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहन कर आएं और फुला फुला वजीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे, और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता था और ऐलान करता था जेल में तमाम बंद मुजरिमों को रिहा कर दिया जाए और उतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने का भी शौकीन था। वो रोज 5 नए लोगों को वजीर बनाता था
اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، مگر اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت بنایا ہوا تھا اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل سن 1748 کو انتقال کر گیا۔ ناظرین، 1738 میں نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر کے ہوتکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ قندھار پر نادر شاہی قبضے کے بعد افغان باغیوں کی حوالگی کے مطالبے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر نادر شاہ کابل کو فتح کرتا ہوا دہلی کی جانب بڑھنا شروع ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے درمیان جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کی تقریباً 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی محض 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک بات جو اہم تھی وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں اور زمبورک، ایک طرح کی کم وزن توپ جسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا ہے، سے لیس تھی، جو کم وزن اور آسانی سے منتقل و نصب کی جا سکتی تھی، جبکہ محمد شاہ رنگیلا کی فوج کے ہتھیار بھاری بھرکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کے چست اور منظم فوجی اقدام کے مقابل بے سود ثابت ہوئی۔ بھاری بھرکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کثیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے۔ جنگ کرنال میں بھی ایسا ہی ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ محمد شاہ رنگیلا گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ ناظرین، اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعات پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دے دیا اور دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دلی کو لوٹ رہا تھا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ دریائے نور، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جواہر اس کے ہاتھ لگا، اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں اس کے بعد 3 سال تک ٹیکس وصول نہیں کیا تھا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بتدریج حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور کند ذہن ہو چکے تھے کہ اس ناکامی سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا، چہ جائے کہ ملک کا نظم و نسق سنبھالتے۔ مغل امراء کی سیاسی کشمکش نے بھی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کے ذاتی مفاد اور خود غرضی پر مبنی گروہ بندیوں نے رہی صحیح کسر بھی نہ چھوڑی، لہذا بادشاہوں کی کم عقلی اور بے خبری کی وجہ سے کم ظرف لوگ شاہی دربار میں مصائب و امراء کی جگہ پاتے رہے اور مخلص اور قابل امراء بے اثر ہوتے چلے گئے۔ محمد شاہ رنگیلا اپنے 27 سالوں میں سوائے سیر و شکار کے دہلی سے باہر نہیں نکلا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جن خلاف شریعت رسوم کو ختم کر دیا تھا، ان بے پرواہ بادشاہوں کے دور میں پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا کی موت کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر مغل امپائر کا حکمران بنا، جس نے 26 اپریل سن 1748 سے لے کر 2 جون 1754 تک مغلیہ سلطنت پر حکومت کی، اور تقریباً 1775 میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے احمد شاہ بہادر کے بعد اس کی زندگی میں ہی عالمگیر ثانی
जिन का मुकम्मल नाम अजीजुद्दीन आलमगीर सानी था, वो 3 जून सन 1754 से 29 नवंबर 1759 तक मुगलिया सल्तनत का शहंशाह था। नाजरीन, आलमगीर सानी ने भी तकरीबन 5 साल से ज्यादा अरसा मुगल एम्पायर पर हुकूमत की, मगर तारीख में कुछ खास और दिलचस्प वाकयात उनके हवाले से मौजूद नहीं। आलमगीर सानी के बाद मुगल शहंशाह शाहजहां सालिस, जिसने 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर सन 1760 तक हुकूमत की। नाजरीन, ये इंतहाई कलील मुद्दत के लिए मुगल शहंशाह था। ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के सबसे छोटे बेटे काम बख्श के सबसे बड़े बेटे मुहय्यस सुन्नत मिर्जा का बेटा था। सन 1759 में मुख्तसर मुद्दत के लिए उसे बादशाह बनाया गया। उसके पास इख्तियारात नहीं थे। असल इख्तियारात वजीर आजम इमादुल मुल्क और मरहटों के पास थे। ताहम बाद में उसे माजूल किया गया। उसका दौरे हुकूमत तकरीबन 10 माह था। नाजरीन, उनके बाद शाह आलम सानी बुनियादी तौर पर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बाअसर हुक्मरान था, जिसने सन 1760 से 1806 तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की। शाह आलम सानी की पैदाइश 25 जून सन 1728 को हुई और वफात 19 नवंबर 1806 को हुई। शाह आलम सानी मुगलिया सल्तनत के अहदे जवाल का आखिरी बाअसर मुगल शहंशाह था, जिसके दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत में खुद मुख्तार रियासतों और सल्तनतों का कयाम अमल में आया और मुगलिया सल्तनत की हुदूद सिमट कर दिल्ली तक महदूद हो चुकी थी। नाजरीन, शाह आलम सानी के आखिरी दौर में यह मकूला बहुत मशहूर हो चुका था कि हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। पालम दिल्ली का करीबी इलाका है। शाह आलम सानी का पूरा नाम मिर्जा अब्दुल्ला अली गौहर बहादुर था। शाह आलम सानी ने तकरीबन 18 साल बीनाई के बगैर गुजारे और 19 नवंबर सन 1806 को शाह आलम सानी ने 78 साल की उम्र में लाल कला दिल्ली में इंतकाल किया। नाजरीन, उनकी वफात के बाद अकबर शाह सानी मुगल शहंशाह, जिसने 19 नवंबर सन 1806 से 28 सितंबर 1837 तक हुकूमत की। अकबर शाह सानी की पैदाइश 22 अप्रैल सन 1760 और वफात 28 सितंबर सन 1837 को हुई। वो शाह आलम सानी का फर्जंद था। नाजरीन, शहंशाह शाह आलम सानी की वफात के बाद उसका बेटा अकबर शाह सानी तख्ते हिंद पर बैठा। वो अपने बाप की तरह बेइख्तियार और बराए नाम हुक्मरान था। असल इख्तियारात अंग्रेजों के पास थे। बादशाह के पास लाल कला दिल्ली के अंदर तक महदूद इख्तियारात थे। बादशाह को शायरी, शतरंज और मौसीकी से शगफ था। 1835 में शहंशाह ने अपने सफीर राम मोहन राय को बरतानिया भेजा ताकि वो हुकूमत बरतानिया से शाही वजीफा में इजाफा का मामला तय करे, क्योंकि शहंशाह के लिए अंग्रेजों की तरफ से फिदविये खास के अल्फाज भी हज़फ कर लिए गए थे। राम मोहन राय ने सेंट जेम्स की अदालत में अपनी दरखास्त पेश की और शहंशाह के हक में दलाइल दिए, मगर इसका कोई नतीजा न निकला। नाजरीन, उसी दौरान शहंशाह की वफात हो गई। अंग्रेजों ने निजाम हैदराबाद और नवाब ओद को उकसाया कि वो अपने लिए बादशाह का लकब इख्तियार करें। नवाब ओद ने बादशाह का खिताब कबूल कर लिया और बादशाह का लकब इख्तियार किया, मगर निजाम ने इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, सिंध के तालपुर और कुल्होड़ों ने शहंशाह का अदब एहतराम बरकरार रखा। नाजरीन, अकबर शाह सानी ने 28 सितंबर सन 1837 को वफात पाई। बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मादे की बीमारियों का शिकार हो गया था। जिस्मानी कमजोरी के बायस साहिब फराश रहा। मरहूम बादशाह को दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के साथ दिल्ली में दफन किया गया। मजार संगे मरमर का बना हुआ है, जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह अव्वल और शाह आलम सानी भी मदफून हैं। नाजरीन, शाह अकबर सानी के बाद सल्तनत मुगलिया के आखिरी हुक्मरान अबू अल मुजफ्फर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी अल मारूफ बहादुर शाह जफर थे। नाजरीन, बहादुर शाह जफर अकबर शाह सानी का दूसरा बेटा था, जो लाल बाई के बतन से था।
उनका सिलसिला नसब 11वीं पुश्त में शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मिलता है। ये दिल्ली में पैदा हुए। बहादुर शाह जफर खानदान मुगलिया का आखिरी बादशाह और उर्दू का एक बेहतरीन और मायानाज शायर था। आप इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे। ज़ौक़ की वफात के बाद मिर्जा गालिब से शायरी में रहनुमाई हासिल करते थे। सन 1252 हिजरी बमुताबिक 1837 ईस्वी को कलाए दिल्ली में उनकी तख्त नशीनी की रस्म अदा की गई। नाज़रीन, यहां बात करते हैं हिंदुस्तानियों की अंग्रेज के खिलाफ पहली जंग आजादी की। अंग्रेजों ने इस जंग को गदर का नाम दिया। अमूमन इसके दो सबब बयान किए जाते हैं। पहला यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें यके बाद दीगरे अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के दिल में कंपनी के मुतालिक शुकूक पैदा हो गए। दूसरा यह कि उन दिनों जो कारतूस फौजियों को दिए जाते थे वो आम ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी से आलूद थे और इन्हें बंदूकों में डालने से बेशतर दांतों से काटना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान फौजी सिपाहियों ने इसे मजहब के मुनाफी समझा और उनमें खलबली मच गई। जिन सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उनकी फौजी वर्दियां उतार कर उन्हें बेड़ियां पहना दी गईं। नाजरीन, उन कैदियों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। जंग आजादी हिंद का आगाज सन 1857 में बंगाल में डमडम और बारकपुर के मकामात पर हुआ, जहां देसी सिपाहियों ने उन कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया जिनमें उनके ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने उन सिपाहियों को गैर मुसल्ला करके फौजी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लखनऊ में भी यही वाकया पेश आया। बर्खास्त शुदा सिपाही मुल्क में फैल गए और फौजों को अंग्रेजों के खिलाफ उभारने लगे। 9 मई सन 1857 को मीरठ में सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 2 सिपाहियों मंगल पांडे और ऐश्वरी पांडे ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजाए मौत दी गई। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। जिस तरीके से यह हुक्म सुनाया गया वो भी तहजीब से गिरा हुआ था। देसी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को हलाक करके उन कैदियों को आजाद करवा लिया और मीरठ से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। मीरठ के सिपाहियों की दिल्ली में आमद से दिल्ली की फौजें भी बिगड़ गईं और दिल्ली के मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया गया। नाजरीन, इस ऐलान के बाद बगावत की आग दूर तक फैल गई। यही बगावत बाद में मुगलिया हुकूमत के जवाल का सबब बनी। नाजरीन, बिलाशुबा ये एक हकीकत है कि सन 1857 की जंग आजादी हिंद, जिसको अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया है, के खात्मे के बाद बरतानिया हिंदुस्तान पर एक मुतलिकल अनान ताकत बन गई और अपनी मंशा के मुताबिक फैसले करने लगे। यूरोपियन फौजी केमिश 27 जनवरी सन 1857 को दिल्ली में जमा हुआ। उसकी तश्कील चीफ कमिश्नर पंजाब जॉन लॉरेंस की हिदायत के मुताबिक डिवीजन कमांडर मेजर जनरल पेनी सीबी के हुक्म से अमल में आई। यह कमीशन एक सदर और 4 अरकान पर मुश्तमिल था। सरकार की जानिब से वकील इस्तिगासा मेजर FJ हेरोट डिप्टी जज एडवोकेट जनरल थे। अदालत का इजलास मुकर्रर तारीख सन 1857 की 27 जनवरी को दिन के 11 बजे बहादुर शाह जफर के मुकदमे की समाअत के लिए लाल कला दिल्ली के दीवाने खास में शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर पालकी में बिठाकर 60वीं राइफल्स के जवानों की हिरासत में फौजी अदालत में पेश किया गया। 82 साला ज़ईफ व नातवां शहनशाह को एक कैदी की हैसियत से करीबन 1.5 घंटा तक खड़ा रखा गया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया कि हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत का वजीफा ख्वार होने के बावजूद उसने दिल्ली में बागियों की मदद व नुसरत की शोरश बर्पा की, जुर्म का इर्तिकाब किया, हिंदुस्तानी अवाम को जानबूझकर जंग और बगावत में धकेल दिया, यूरोपियन अवाम का कत्लेआम किया। सरकारी वकील ने कहा कि कैदी को सजा दी जाए, मगर लेफ्टिनेंट जनरल
आर चैडल विल्सन ने बहादुर शाह जफर को अमा दे दी थी। जब बहादुर शाह जफर से जुर्म का पूछा गया तो कुछ देर तक खामोशी इख्तियार की और कहा तो सिर्फ इतना कहा कि नहीं, यह झूठ है। नाजरीन, यह मुकदमा 21 दिन तक चलता रहा। मार्च की 9 तारीख को फैसला हुआ। करीब 18 मुश्तबा चश्मदीद गवाह पेश किए गए। 200 के अस्करी दस्तावेजात पेश किए गए जिनका ताल्लुक बहादुर शाह जफर से था। 29 मार्च सन 1857 को बहादुर शाह जफर को कौमी मुजरिम करार देकर बदतरीन मिसाल कायम की गई और रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी वफात मोरखा 2 नवंबर सन 1862 को हुई। उनके 2 बेटों और 1 पोते को गोली से उड़ा दिया गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने से हर जगह जंग आजादी की रफ्तार मदम पड़ गई। मार्च 1858 में लखनऊ पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यहां भी जुल्म और सितम का खौफनाक बाब दोहराया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी के अलावा चंद और मकामात भी अंग्रेजों के तसर्रुफ में आ गए। जंग आजादी का नारा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो था, इसलिए इसमें तमाम ऐसे अनासिर शामिल हो गए जिन्हें अंग्रेज से नुकसान पहुंचा था। मुतजाद अनासर एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ यकजा तो हुए थे, मगर वतनियत और कौमियत के तस्वुरात से नाआशना थे। इनमें मफाद परस्त फितना परदाज लोग भी शामिल थे जिन्होंने मजहब के नाम पर तफर्रुका डाला। दुकानदारों को लूटा गया। किसी घर या मोहल्ले को लूटने के लिए यह अफवाह काफी थी कि यहां गोरा यानी अंग्रेज छुपा हुआ है। नाजरीन, बहादुर शाह जफर, जिसकी बादशाहत का ऐलान बागी सिपाहियों ने कर दिया था और फिर बादशाह ने ऐलान किया, हां मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और आप लोग हिंदुस्तानी फौज के सिपाही। आज मैं अपनी तख्त नशीनी का ऐलान करता हूं। आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई खिराज की रकम नहीं देगा और हम ये भी ऐलान करते हैं कि ये फिरंगी हमारी ममलिकत हिंद से निकल जाएं। सिपाहियों के नाम लिखकर तनख्वाहें मुकर्रर कर दी गईं। मुगल खजाना वैसे तो खाली था, मगर वतन की मोहब्बत में मिले हुए महाराणा पुरताब और बादशाह अकबर और शिवाजी की औलादों को एक होने पर मजबूर कर दिया। बहादुर शाह को जंग आजादी का सरबराह मुकर्रर किया गया और रकम बादशाह की नजर की, जिससे सिपाहियों को तनख्वाहें दी जाने लगी। फौज तो मिल गई, मगर ऐसा सिपहसालार न मिल सका। नाज़रीन, ये जंग मुकर्रर वक्त से पहले शुरू हो गई थी, इसलिए झांसी की रानी तांतिया तोपी बहादुर शाह जफर में से कोई भी तैयार न था और गद्दारों की भी कोई कमी न थी। झांसी की रानी को शिकस्त हुई, उसके बाद वो मर गई। तांतिया तोपी लापता हो गए। सारा बोझ एक लागर और ज़ईफ बादशाह के सर पर आन पड़ा। जंग में मिर्जा अबू बकर को सिपहसालार बनाकर भेजा गया, जो बहुत अच्छा लड़ रहा था, मगर गद्दारों ने उसको शराब पिला दी, जिसकी वजह से जंग में मुगल सल्तनत की फौज हार गई। नाजरीन, उसके बाद एक नया सिपहसालार बहादुर शाह के पास आया और कहा, आगे से जंग मैं शुरू करता हूं। उसने बहादुर शाह जफर को दिल्ली छोड़ने की दरखास्त की और कहा कि दोबारा हमला करके दिल्ली फतह कर लेंगे, मगर तकदीर समझें या मुगल बादशाह का शहर दिल्ली से लगाओ। बादशाह ने जाने से इनकार कर दिया और मकबरा हुमायूं में पनाह ली। बादशाह बादशाह के करीबी गद्दार हकीम एहसानुल्लाह ने अंग्रेजों को बादशाह का पता बता दिया, जिससे बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, यूं मुगल सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया और फिरंगी राज शुरू हो गया। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जंग आजादी हिंद की जान थे। उनके होते हुए जंग आजादी सही तरह से शुरू रही, मगर उनके कैद होने के बाद मांद पड़ गई। फिर भी जंग आजादी हिंद की बुनियाद रखने वाला बादशाह बहादुर शाह जफर ही है। तभी जाकर 100 साल बाद आजादी मिली। अगर बादशाह मराहत ले लेते तो हिंदुस्तान में आजादी का सूरज शायद देर से तुलू होता। नाजरीन, दिल्ली की फतह के बाद अंग्रेज फौजों ने शहरी आबादी से खौफनाक इंतकाम लिया। लोगों को बेदरेग कत्ल किया गया, सैकड़ों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, हजारों नुफूस गोलियों से उड़ा दिए गए। उनमें मुजरिम भी थे और बेगुनाह भी।
मुसलमान भी तलवार के घाट उतार दिए गए और हिंदू भी। हिंदुस्तानियों को तोपों के सामने खड़ा करके तोप चला दी जाती, जिससे उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ जाते। सिर्फ एक दिन में 24 मुगल शहजादे फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए। मुसलमान चुन चुन कर कत्ल किए गए। बहुत से मुक्तदिर मुसलमानों की जायदादें तबाह हो गईं। मामूली शक व शुबा की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी जागीरों से बेदखल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए। इन होलनाक मजालिम का इयादा उन मकामात पर भी किया गया जहां पहले जंग की आग भड़की थी। इन मजालिम का जिक्र मिर्जा गालिब ने अपने खुतूत में भी किया है। जल्द ही अंग्रेजी फौज के सिख सिपाहियों ने कत्लो गारत में फिरका वाराना रंग भर दिया। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। मुसलमान रोजी कमाने के लिए घटिया और कमतर पेशे अपनाने पर मजबूर हो गए। दफ्तरों में उन्हें चपरासी, चौकीदार या बावर्ची जैसे काम ही मिलते थे। सरकारी मुलाजमतों के इश्तिहार में यह सुतूर वाजे कर दी जाती थी कि मुसलमान इस ओहदा के अहल नहीं। हिंदू, सिख और मसीही मुसलमानों से आगे निकल गए। मुसलमान उलमा ने अंग्रेजी जबान पढ़ने और सीखने को खिलाफ शरा करार दिया था, जिससे मुसलमानों ने यह जबान नहीं सीखी, जिसकी वजह से वो तरक्की न कर सके। नाजरीन, जंग आजादी के दौरान तकरीबन 4000 अंग्रेजों की मौत वाक़ हुई, जिसके जवाब में 12 लाख हिंदुस्तानियों का खून बहाकर भी अंग्रेज का गुस्सा कम न हुआ। उन्होंने अगले 90 साल तक कभी हिंदू का और कभी मुसलमान का खून बहाया। अगस्त सन 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि मलका विक्टोरिया के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताजे बरतानिया के सपुर्द कर दिया जाए। उस जंग के बाद खुसूसन मुसलमान जेर अताब आए, जबकि हिंदुओं ने मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों से मुफाहमत कर ली। यूं मुसलमानों पर जदीद इल्म के दरवाजे बंद कर दिए गए और खुद मुसलमान भी नई दुनिया से दूर होते चले गए। ऐसे में सर सैयद अहमद खान जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने उस जंग आजादी की वजूहात पर रोशनी डाली और अंग्रेजों पर जोर दिया कि हिंदुस्तानियों में मौजूद एहसासे महरूमी को दूर करके ही अंग्रेज यहां हुकूमत कर सकता है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में तालीमी इनकलाब लाने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम की। उस जंग आजादी में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़े, मगर उसके बाद अंग्रेज की साजिश और कुछ हिंदुओं के रवैये की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमों की सूरत में बंट गए। यूं पहली मर्तबा दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ी। नाजरीन, कहा जाता है कि सन 1857 में अंग्रेज मेजर हुडसन के हिंदुस्तान के लिए बोले गए तौहीन आमेज अल्फाज, दम दमे में हम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इन अल्फाज का जवाब बहादुर शाह जफर ने आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज की शक्ल में कुछ इस तरह दिया था: गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नाजरीन, मुगलिया सल्तनत की दास्तान इख्तिताम पजीर हुई। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। जाने से पहले आपके लिए हमारी तरफ से मुगलिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर की आखिरी गजल तोहफतन पेश खिदमत है। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिल दागदार में। एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिल लालाजार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए।
2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। इजाजत दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।